भारतीय कॉरपोरेट जगत में अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का विषय सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है, क्योंकि भारत के उद्योग में 90% से अधिक लोग, या यूं कहिए आज भारत में जो लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं या अपने प्रोफेशन में हैं या किसी और रिसोर्स से अपनी आय अर्जित करते हैं, उन सभी को लगभग 90% लोगों को या तो स्ट्रेस है या मॉबिंग की समस्या है या बर्नआउट की समस्या है। अभी इसी विषय को लेकर बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं ताकि एक हम अच्छा मानसिक स्वास्थ्य कार्यस्थल पर पैदा कर सकें या लोगों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ काम करने का एक अच्छा वातावरण दे सकें। इसी विषय में हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस, जिसमें हमने कुछ डेटा दिए, इसके महत्व की चर्चा की। तो बहुत सारे लोगों का यह कहना आया कि आप इस पर स्ट्रेस, मॉबिंग एंड बर्नआउट, क्योंकि यही तीनों मेंटल डिजीज के कारण माने जाते हैं, तो इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनके कारण क्या हैं, इनका हमारे जीवन पर इफेक्ट क्या आता है और इनको कैसे हम या तो कंट्रोल कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं या इनसे बच सकते हैं या इनको साइड लाइन कर सकते हैं, उस पर चर्चा की जाए। आज इसी बात को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस क्या है। जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, बहुत ज्यादा तनाव में हूं, बहुत ज्यादा मेरे पे वर्क प्रेशर है, वो सब होता क्यों है? तो स्ट्रेस इज ए नेचुरल रेस्पॉन्स टू ए चैलेंजिंग और थ्रेटनिंग सिचुएशन दैट कैन कॉज मेंटल और फिजिकल टेंशन। साधारण भाषा में कहें तो स्ट्रेस या कार्य का दबाव हमारा एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि हम जब भी कभी कोई ऐसा चैलेंज मिलता है या ऐसी कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है जिसका सॉल्यूशन हमें इजीली नहीं मिलता है और उसी के कारण से हमें या तो मेंटल डिस्टरबेंस होने लगते हैं या फिजिकल टेंशन हमारे शरीर में आने लगती है। अब इसको समझें कि यह ऐसा होता क्यों है, व्हाट इज इट। तो स्ट्रेस इज एन रिएक्शन टू द प्रेशर और फीलिंग थ्रेटन्ड। ये जो हम प्रेशर मानते हैं, कार्य का दबाव मानते हैं या किसी कार्य को थ्रेट के रूप में स्वीकार करते हैं, उसका रिएक्शन है। यदि हम उसको एंजॉय करें, पैशन समझें या उसको हम सीधा एक नॉर्मल काम समझकर रिएक्ट करें तो स्ट्रेस कभी नहीं होगा, क्योंकि हम उसे एबनॉर्मल मानते हैं, इसीलिए उसको हम थ्रेट मान लेते हैं या उसको वर्क प्रेशर मान लेते हैं और ये स्ट्रेस की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। It can be caused by many different life event और situations। यह जीवन में कई तरीके से होती है, इसका कोई एक सेट तरीका नहीं है, सेट कोई कारण नहीं है। इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे जो लोग नए एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो उनको चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, और जो नई सिचुएशन से डरते हैं वो उसको थ्रेट मानते हैं। दूसरा, कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने एंगर को, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल नहीं करते हैं और उनको दबा के बैठ जाते हैं। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को आउट कर देते हैं। एक दूसरा तरीका है हैविंग ए लॉट ऑफ होमवर्क। कुछ लोगों का अपने काम के अलावा घर की टेंशन्स बहुत रहती हैं, कुछ तो काम का प्रेशर और कुछ घर की, तो दोनों की वजह से वह अपने आप को काम के दबाव के नीचे महसूस करने लगता है, लगती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि आज भारत में लगभग 76% लोग सीधे तरीके से कॉर्पोरेट में स्वीकार करते हैं, लेकिन यदि इनफॉर्मल डेटा भी जोड़ दिया जाए तो मोर देन 90% लोग आज की डेट में या तो स्ट्रेस या बर्नआउट या मॉबिंग की समस्या से ग्रसित नजर आते हैं, क्योंकि वो उनसे बचने के या उनसे अपने आप को बचाव करने के या उनसे अपने आप को दूर रखने के लिए तरीके नहीं जानते हैं।
दूसरी एक खास बात यह है, एंड द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस caused or made worse by work is likely to increase। आने वाले टाइम में या आज वर्तमान टाइम में भी ये सिचुएशन और खराब होगी या इससे बड़ी विकराल समस्या लेकर के हमारे सामने पैदा होगी, क्योंकि अब वर्क प्रेशर कम होने वाला नहीं है। तो हमें ही उनसे बचने की, उनका निराकरण ढूंढने की और उनके साथ लड़ने का साहस जुटाना होगा। इसीलिए हमको एक एक करके इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। डिफिनीशन एंड कॉज, स्ट्रेस का परिभाषा और स्ट्रेस का कारण। पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रेस व्हेन दे परसीव, दिस इज ए मैटर ऑफ परसेप्शन। ये हमारे अपने परसेप्शन के हिसाब से है कि मेरा उन चीजों के प्रति नजरिया कैसा है। That there is a imbalance between the demand made of and the source they have available to cope up with these demands। जब मुझसे किसी काम की या किसी डेटा की या किसी चीज की डिमांड की जाती है, तो मेरे पास यदि उसको पूरा करने के लिए रिसोर्स पूरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वह रिसोर्स चाहे नॉलेज बेस हो, चाहे डेटा बेस हो, चाहे सिस्टम बेस हो, मेथड बेस हो, प्रोसेस बेस हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, किसी तरह का भी हो, तो हम उनसे बाहर निकल जाते हैं। और जब उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, जब दोनों चीजें नहीं होती हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हो गया है। यह एक सार्वभौमिक परिभाषा है। दूसरा, दो द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इज साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस ऑल्सो अफेक्ट पीपल्स फिजिकल हेल्थ। हालांकि जो ये कार्य का दबाव है, ये हम साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से ज्यादा महसूस करते हैं, वास्तव में इतना होता नहीं है। लेकिन कई बार इसके परिणाम इतने ज्यादा घातक होने लगते हैं कि ये हमारे फिजिकल स्वास्थ्य को भी, जो हमारा भौतिक स्वास्थ्य है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उसको भी खराब कर देता है। बॉडी में पेन रहने लगता है, शोल्डर्स अकड़ने लगते हैं, जॉइंट पेन होने लगते हैं, कभी कभी पेट में दबाव दर्द रहने लगता है, कभी कभी सर दर्द हो जाता है। तो स्ट्रेस के बहुत सारे फिजिकल डिस्टरबेंस बॉडी में पैदा हो जाते हैं। ये इसके कारण है। अब आइए ऐसा होता क्यों है, इसका इफेक्ट समझें। जहां आपकी कोपिंग मशीनरी, जो मैकेनिज्म है, हाउ टू कोप अप विद द स्ट्रेस, वो भारी है हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स में, तो हम ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे। तो फिर उस चैलेंज को हम स्वीकार करेंगे, एंजॉय करेंगे, उसकी सॉल्व करेंगे और उसके फ्रूट्स खाएंगे। लेकिन दूसरा यह है कि जब हम उन सोर्सेस के प्रेशर में आ जाते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म छोटा पड़ जाता है, हमारी पर्सनैलिटी में हमने उन चीजों को डेवलप नहीं किया और सोर्स ऑफ प्रेशर भारी हो जाता है, तो हम नेगेटिव इफेक्ट में जाने लगते हैं और स्ट्रेस का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है। और उसी को हम स्ट्रेस जो नेगेटिव इफेक्ट आता है, उसको हम स्ट्रेस करके चीखने, चिल्लाने या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। यह बहुत सीधा सा तरीका है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ज्ञान के स्तर को जितना बढ़ाएंगे, उतना स्ट्रेस का लेवल कम होगा या नेग्लिजिबल होगा। आप उसी एक्टिविटी को आप पॉजिटिव इफेक्ट्स में लेकर अपनी ग्रोथ में शामिल करेंगे। इसीलिए नॉलेज को या अपनी विजडम को डेवलप करना बहुत जरूरी है। आप जिस भी एरिया में काम करते हो, मैं अब इसके लिए कुछ कॉमन फैक्टर्स की बात करूंगा जो हमारे काम से रिलेटेड हो सकते हैं। उनको हम अपने जीवन में इंक्लूड करें और स्ट्रेस को या तो साइडलाइन करें या मिनिमाइज करें या उसको और अच्छे तरीके से बेहतर करें। सबसे पहला है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क। हम अपने कंट्रोल, जो अपना काम है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल को कम करें। सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकती। जो चीजें कंट्रोल में हो सकती हैं उन्हें कंट्रोल करें, और जो कंट्रोल नहीं होती है वो ये स्ट्रेस में बदल जाती हैं। तो हमारा काम पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जहां काम पर कंट्रोल नहीं होगा, काम हमारे
दायरे से बाहर निकलता जाएगा, ओवर स्पिलिंग होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। दूसरा है अनसुटेबल डिमांड बीइंग मेड ऑफ वर्कर्स, कि जो आपके साथ काम करते हैं उनकी अनसुटेबल डिमांड आने लगे हैं, जो वास्तव में डिमांड नहीं है लेकिन वो डिमांड के तौर पे हमारे सामने खड़ी हो जाए, तो भी एक कॉमन फैक्टर है कि हम उसको स्ट्रेस मानने लगते हैं। तीसरा है लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कुलीग एंड मैनेजमेंट, कि हमें अपने सहयोगियों से, समकक्षों से, अपने साथियों से, अपने वर्कमेट से, अपने फ्रेंड से या अपने पीयर्स से हमें सपोर्ट ना मिले और मैनेजमेंट भी सपोर्ट ना दे, तो हमारे लिए स्ट्रेस की सिचुएशन पैदा हो जाती है। नंबर नेक्स्ट है पुअर मैच बिटवीन अस एंड आवर वर्क, हमारे काम और हमारे बीच जो गैप है, अर्थात जो कॉम्पिटेंसी काम के लिए रिक्वायर्ड है और जो मेरी खुद की कॉम्पिटेंसीज है, जो कॉम्पिटेंसीज में गैप है या स्किल में गैप है, तो भी स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्किल, व्हाट आर द एक्चुअल स्किल, यदि वो ज़्यादा है तो एंजॉय करेंगे, सेम है तो भी एंजॉय करेंगे, लेकिन यदि कम हो गई स्किल सेट या कॉम्पिटेंसी तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। दूसरा पुअर रिलेशनशिप हो या प्रेजेंस ऑफ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वायलेंस हो, या तो आपके साथ कोई साइकोलॉजिकल वायलेंस करता हो, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, अभद्र टिप्पणी करता हो, अवैध तरीके से आपको कुछ कम्युनिकेट करता हो, या फिजिकल वायलेंस हो, कई बार वर्क प्लेस पर फिजिकल वायलेंस भी होती है, तो इन कारणों से भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और बाय कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर रोल्स एट वर्क एंड आउटसाइड इट, कई बार जो कॉन्फ्लिक्ट लेवल है वो पॉजिटिव नहीं होकर के कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव हो जाता है, और हमारा जो काम करने का वो तरीका है या उससे बाहर की जो दुनिया है वो हमें फिर कठिन लगने लगती है और हमारे माइंड में टेंशन्स होने लगती हैं, स्ट्रेस बढ़ने लगता है। अगला तरीका है एब्यूसिव बिहेवियर्स इन द वर्क प्लेस, हमारे कार्य करने के स्थल पर या कार्य स्थल पर या तो हमारा बॉस या हमारे पीयर्स आपस में एब्यूसिव बिहेवियर करते हों, एब्यूसिव लैंग्वेज करते हों, ताकि वहाँ सीधी सीधी भाषा में कहा है तो टॉक्सिक कल्चर हो गई हो। टॉक्सिक कल्चर जहाँ होती है वहाँ भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक जहाँ गॉसिप बहुत होती है, जहाँ काम की बातें कम और जहाँ गॉसिप बहुत होती हैं, वहाँ भी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब गॉसिप को बढ़ावा देते हैं जो लोग खाली घूमते हैं, जो आइडल होते हैं, अदरवाइज अपना काम करना ही काफ़ी है। दूसरा टीजिंग, जहाँ एक दूसरे की सताने की परंपरा होती है। फिजिकल इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, फिजिकली इनएप्रोप्रिएट, आप लोगों की रेस्पेक्ट नहीं करते, आप लोगों को फिजिकल जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट नहीं देते, या जो फिजिकल टूल्स एंड टैकल्स या इक्विपमेंट चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करते, तो भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। एक है इंट्रूडिंग ऑन इंटरपर्सनल स्पेस, हम एक दूसरे के दायरे में अपना काम न करके हम दूसरे काम में दखलंदाजी करते हैं या कोई दूसरा हमारे काम में दखलंदाजी करता है, तो ये जो इंट्रूडिंग है इसकी वजह से भी काफ़ी लोग तनाव में आ जाते हैं। एक है स्वेरिंग, आप काम नहीं करते, केवल इधर से उधर गॉसिप करते रहते हैं और शिवरिंग करते रहते हैं, कहीं कुछ जाके बोला है, कहीं कुछ जाके बोला है, कहीं कुछ कर आए। एक है रेसिस्ट कमेंट्स, कोई आपकी रेस पर या आपकी जाति पर कमेंट करे। कुछ है सेक्सिस्ट कमेंट्स जो पॉस के अंदर आते हैं आज की डेट में। जब से पॉस आया है तब से काफ़ी सारे सेक्सिस्ट कमेंट्स कॉर्पोरेट में कम हो गए हैं, अदरवाइज पहले बहुत सारे लोग जो सेक्सिस्ट कमेंट होते थे उनको करते थे। नेक्स्ट है वायोलेंस। अब वायोलेंस में कई बार साइकोलॉजिकल वायलेंस, कई बार फिजिकल वायलेंस, इसके भी बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे तरीके से होती हैं। तो वर्क प्लेस पर वायलेंस के लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो ये कुछ कारण हैं।
रिएक्शंस टू द सेम सर्कमस्टांसेस वेरी बिटवीन इंडिविजुअल्स। जो मैंने पहले भी कहा कि जिसका ज्ञान का स्तर है वह इन चीज़ों को बड़े इजीली सॉल्व कर लेता है, इसी वर्क प्लेस पर एंजॉय करता है। लेकिन जिनका स्तर कम है वो प्रेस में आ जाते हैं, वो स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं और अपने आप को परफॉर्मेंस में लोअर हो जाते हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस है या जो उनकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी है वो घटती चली जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जो आपका काम से संबंधित तनाव है, दबाव है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या दूसरे लोगों के या आपको खुद को नजर आने लगते हैं उनके सिम्टम्स। एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल यदि मैं देखूं तो जो संगठनात्मक रूप से हैं, एक तो एब्सेंटिज्म बढ़ने लगती है, लोग काम से मन चुराने लगते हैं। दूसरा हाई स्टाफ टर्नओवर, लोग छोड़ कर जाने लगते हैं। जहां टॉक्सिक कल्चर होती है वहां भी एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाती है। डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स, डिसिप्लिन के इशू हो जाते हैं, क्योंकि जहां वायलेंस होगी तो वहां कंप्लेंट लेवल बढ़ेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी और इनडिसिप्लिन के इशू बढ़ते जाएंगे। लोगों का हरासमेंट होने लगता है। रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी हर चीज की, जब ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी घटेगी तो मेथड की, मशीन की, मार्केट की, मनी की, सब की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और जब आदमी टेंशन में रहता है तो इंसिडेंट, एक्सीडेंट बढ़ने लगते हैं, गलतियां होने लगती हैं, प्रोडक्ट फेलियर बढ़ जाता है, वर्क रीवर्क बढ़ जाता है, वर्क प्रोसेस में हैम्पर्स होने लगते हैं एंड इंक्रीज कॉस्ट फ्रॉम कंपेंसेशन और हेल्थ केयर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो पे पैकेज है उसकी कॉस्ट या हेल्थ केयर के जो आपके सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट हैं या जो इंश्योरेंस है उनकी कॉस्ट बढ़ने लगती है। ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये चिन्ह बिल्कुल साफ रूप से जहां दिखाई दें वहां समझिए कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस अच्छा खासा है। दूसरा, अब इंडिविजुअल लेवल पर कैसे दिखते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे इमोशनल रिएक्शंस की, जो साइकोलॉजिकल है, जो साइकोलॉजिकली हमें स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। नंबर 1, इरिटेबिलिटी, लोग चिड़चिड़े होने लगते हैं। एंजाइटी, बात बात पर गुस्सा आने लगता है। लोगों में स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एलिनेशन हो जाता है, बर्नआउट आ जाता है, फैमिली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने लगती है। क्योंकि जब आप ऑफिस में दुखी होकर जाएंगे, वर्क प्लेस की प्रॉब्लम घर लेके जाएंगे तो घर में चिड़चिड़ापन होगा, बच्चे भी, बीवी भी या जो और फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप खराब स्पष्ट रूप से नजर आने लगते हैं। दूसरा, कॉग्निटिव रिएक्शंस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, आप अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन आपकी भंग होने लगती है, आपका ध्यान एक जगह नहीं रहता, आप लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रहते, आपका फोकस नहीं रहता है। दूसरा, रिमेम्बरिंग, आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, आपकी लर्निंग स्टाइल कम हो जाती है, नई चीजें आप बहुत देर में समझते हैं और इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है आपके डिसीजन मेकिंग पर। जब आपको खुद को याद नहीं रहेगा, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन भंग होगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी कम होगी। ये कॉग्निटिव रिएक्शंस भी नजर आते हैं। कई बार जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल के सीनियर लोग होते हैं उनका भी रिएक्शंस इस तरह से उनके वर्क स्ट्रेस के कारण नजर आता है। तीसरा, बिहेवियरल रिएक्शंस, जैसे अब्यूज ऑफ ड्रग्स, बहुत सारी दवाएं खाने लगते हैं, एक्सेसिव डोज लेने लगते हैं, तो जो ड्रग्स है उनका अब्यूजमेंट इन पर्सनल लाइफ बढ़ जाता है। एल्कोहल की मात्रा आप लेने की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं। बहुत सारे लोग डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाता है, उनका कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर नहीं होता, वो चीज़ों को तोड़ने में, बिखेरने में, किसी का नुकसान करने में, किसी को क्षति पहुंचाने में विश्वास करने लगते हैं, तो उनकी सोच नेगेटिव होती चली जाती है। नंबर 4 तरीका है साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, जो आपके साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक रिएक्शंस हैं।
वास्तव में नहीं होता। जैसे कमर में दर्द होना, बैक पेन है, वीकेंड इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाना, बॉडी पेन बढ़ जाना, बैकअक्स हेडक्स आदि बढ़ जाना, तो ये साइकोलॉजिकल है। वास्तव में इनका कोई बॉडी से रीजन नहीं है, लेकिन आपके वर्क स्ट्रेस के रिलेटेड आपके साइकोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, वो बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उस वजह से आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस वर्सेस बर्नआउट। मैंने अभी 2-3 वर्ड यूज किए थे, उसका एक छोटा सा उदाहरण समझा दूं मैं, ताकि आप लोग इस बात को समझें और अपने जीवन में देखें कि मुझे किस चीज पर फोकस करना है, स्ट्रेस पर या बर्नआउट पर, क्योंकि दोनों के तरीके अलग हैं, दोनों के सिम्टम्स भी कुछ कुछ अलग हैं, कब कुछ कुछ सेम भी हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के तरीके अलग हैं, इसलिए दोनों को समझना जरूरी है। स्ट्रेस में क्या होता है, आप ओवर एंगेज्ड हो जाते हैं, और जब बर्नआउट आता है तो आप डिसएंगेजमेंट में चले जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा, मैं कोई काम नहीं करता है, ना काम करेंगे ना गलती होगी, बॉस तो फिर भी डांटता है। तो ये बर्नआउट में आप डिसएंगेजमेंट में चले जाते हैं। स्ट्रेस में आप रिएक्टिव और ओवर रिएक्टिव इमोशंस में रहते हैं, लेकिन बर्नआउट में ब्लंटेड एंड डिस्टेंट इमोशंस, या तो आप बहुत ज्यादा ब्लंट हो जाते हैं, सीधे मुंह पर बात करने लगते हैं, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य, तो आपके रिलेशन खराब होने लगते हैं। या डिस्टेंस इमोशंस में आपकी जो भावनाएं हैं वो दूर दूर तक सोचने लगती हैं कि आज मैं ये करूंगा तो कल क्या होगा, तो अननेसेसरी आपके माइंड में बॉगलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको माइंड बॉगलिंग कहते हैं। तीसरा स्ट्रेस का है सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड हिपोक्रेटिविटी। आपको हमेशा लगता है कि ये काम अभी होना है, या हाइपर एक्टिविटी आ जाती है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपको बिना काम करे चैन नहीं पड़ता, आप वर्कोलिक हो जाते हैं। और स्ट्रेस में हेल्पलेसनेस, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे बस की कुछ भी नहीं है, वो बर्नआउट है। स्ट्रेस है लॉस्ट ऑफ डिमिनिश्ड एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है जो धीरे धीरे घटनी चाहिए वो तेजी से घटने लगती है। और इसमें बर्नआउट में मोटिवेशन इज लॉस्ट और डिमिनिश्ड, आपकी एनर्जी कम नहीं होती, लेकिन जो मोटिवेशन का लेवल है, जो आपका मनोबल बढ़ना चाहिए, जो आप में उत्साह, उमंग, जोश, साहस आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है, इसलिए आप बर्नआउट की समस्या में फंस जाते हैं। एक लीड्स टू एंजाइटी, ये आपको भ्रांति की तरफ, एंजाइटी की तरफ बढ़ाता है। लीड्स टू फीडिंग डिप्रेस्ड, तो ये जो बर्नआउट है ये आपको डिप्रेशन की ओर ले जाता है कि मैं तो दुनिया में फालतू हूं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, तो आप बड़े डिप्रेस से इधर उधर घूमते फिरते नजर आते हैं, या एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, क्राउड से बचने लगते हैं, ये सब चीजें दिखने लगती हैं। स्ट्रेस में फिजिकल टोलिंग होती है और बर्नआउट में इमोशनल टोलिंग होती है, आप इमोशंस को महसूस करते हैं कि मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। यहां आपकी बॉडी काम नहीं करती है कि मैं काम नहीं कर सकता, थक गया हूं, तो स्ट्रेस में थकावट तेजी से आती है, और बर्नआउट में आपका सोचने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। आइए आप समझते हैं वर्क रिलेटेड वायलेंस। यह भारत में अब तेजी से बढ़ने लगी है, आए दिन किसी ना किसी बात पर, शॉप फ्लोर पर या ऑफिस में या वर्क प्लेस पर तू में नजर आती है, हॉट वर्ड्स नजर आते हैं, और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसीलिए फिजिकल वायलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल वायलेंस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। आज की डेट में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये हैजार्ड की तरह डील करना पड़ रहा है लोगों को। इट कवर्स इंसल्ट, थ्रेट्स और फिजिकल एग्रेशन। ये 2005 में जब डेटा उठाया गया था तो ये केवल 4% था, लेकिन अब ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और अभी
पिछले 12 महीनों में तो देखने में इसमें बहुत ज़्यादा तेजी आई है। पिछले 1 साल में इन चीज़ों में बहुत तेजी आई है, क्योंकि हम वर्क रिलेटेड वायलेंस को एक्सेप्ट करने के लिए अपने माइंड को तैयार नहीं कर पा रहे हैं और तरह तरह से ये देखने में नजर आ रहे हैं। और कुछ मीडिया में जो आज की डेट में ओवर पब्लिसिटी होती है, उसकी वजह से भी ये चीजें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। अब बात करेंगे कि मॉबिंग क्या है। इंक्लूड्स द हार्मफुल ट्रीटमेंट और पुटिंग द हार्मफुल प्रेशर ऑन एम्प्लॉय। या तो हम एम्प्लॉय के साथ घातक तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, या उस पर हार्मफुल तरीके से प्रेशर बिल्ड करते हैं, ऑफन विद द इंटेंशन दैट अफेक्ट और इंड्यूसिंग हिम और हर टू लीव, ताकि वह अपना काम छोड़कर या तो चला जाए या खाली बैठे ताकि उसकी परफॉर्मेंस सफर कर जाए। तो ये एक तरीका है, इसको कई लोग मिलकर करते हैं, एक सेट ऑफ ग्रुप बन जाता है लोगों का, वो जानबूझ करके लोगों को टारगेट करते हैं और फिर हिट करते हैं। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स विच कॉमनली लीड्स टू क्लेम ऑफ डिसमिसल। यदि आपकी परफॉर्मेंस खराब हो गई है तो डिसमिस, यदि आप तंग आके खुद ही छोड़ गए तो फिर आपका रेजिग्नेशन। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ सपोर्ट बाई एम्प्लॉय बाई द एम्प्लॉयर। कुछ केसों में वर्क प्रेशर दे दीजिए, सपोर्ट मत दीजिए, एम्प्लॉय दुखी होकर खुद छोड़ जाएगा। कुछ लोगों का ट्रांसफर कुछ एम्प्लॉयर ऐसी जगह कर देते हैं जहां उनका स्किल सेट होता नहीं है, गलतियां होती हैं, चार्जशीट मिलती हैं, बार बार उन पर चार्ज प्रूव होने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है, बार मॉबिंग हो जाती है, वह जॉब छोड़कर चला जाता है, रिजाइन कर देता है। और अब तो देखने में यहां तक आना है लगा है कि लोग वर्क मॉबिंग के कारण ही सुसाइड करने लगे हैं। दूसरा, मॉबिंग इज ए टाइप ऑफ बुलिंग दैट इन्वॉल्व ए ग्रुप ऑफ पीपल सिस्टेमेटिकली मिसट्रीटिंग एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को तंग करने के लिए एक ग्रुप हो जाता है। जिन ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा होता है, जैसे पब्लिक सेक्टर में यह देखने को बहुत मिलता है, क्योंकि मैंने पब्लिक सेक्टर में भी काम किया है, तो उसमें एक लॉबी साउथ इंडियन की, एक लॉबी नॉर्थ इंडियन की। मुंबई में जाइए तो मुंबई का वर्सेस नॉन महाराष्ट्रियन, आप हिल में जाइए तो पहाड़ी वर्सेस नॉन पहाड़ी। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जगह जगह ग्रुपों में देखने को मिलती है। तो कहीं कास्टिज्म के नाम पर, कहीं स्टेटहुड के नाम पर, कहीं लोकल वर्सेस आउटसाइड के नाम पर, ये सब प्रॉब्लम्स मॉबिंग की बढ़ती जा रही है। और इसका श्रेय यदि देखें तो मुंबई में राज ठाकरे को जाता है। उन्होंने इन चीजों को बहुत बढ़ावा दिया और अब ये कॉरपोरेट में स्पष्ट रूप से एज स्ट्रेटेजी जब लोगों को निकालना होता है तो तैयार की जाती है। और यदि किसी कारण से कोई सीनियर पर्सन जिसकी एक आपने लॉबी मानते थे, उसके लॉबी के लोग ऑटोमेटिकली छोड़ जाते हैं। मैंने कई सीनियर लोगों को देखा है कि यदि उनके लॉबी का आदमी यदि चेयरमैन नहीं बना तो आधे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब मॉबिंग के रीजन हैं। इसीलिए इन सब से बचने की हमें तरीके खोजने होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मॉबिंग इज ए टाइप ऑफ बुलिंग दैट इन्वॉल्व ए ग्रुप ऑफ पीपल सिस्टेमेटिकली। इसमें नॉन सिस्टेमेटिक नहीं है, अनसिस्टेमेटिक नहीं है, सिस्टेमेटिकली मिसट्रीटिंग की जाती है इंडिविजुअल के साथ, ऑफन विद द गोल ऑफ कॉजिंग देम टू क्विट। उनका उद्देश्य ये होता है कि ये किसी तरह से छोड़कर चला जाए। इवन जो कंपनी का सीनियर मोस्ट बॉस है उसके साथ भी कई बार लॉबिंग की जाती है। मैंने कई कॉरपोरेट को ऐसे भी देखा है कि इस बॉस को अगले 1 साल में पार करना है, तो ना तो उसकी कोई सुनता है, ना उसके जो गोल है या जो उसके ऑब्जेक्ट है उनमें कोई सपोर्ट करता है। मीटिंग्स में हूटिंग हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाती है। इट कैन अकर इन द वर्क प्लेस और अदर कंस्ट्रक्ट। ये या तो काम पर हो सकता है या किसी और तरीके से हो सकता है। तो
हमें मॉबिंग को भी कंट्रोल करना या उसको नियंत्रण में रखने के तौर तरीकों को जानना बहुत आवश्यक है। छोटे लेवल पर आदमी जॉब छोड़ना पसंद करता है, बड़े लेवल पर तो बदनामी भी बहुत होती है। अब हम बात करते हैं, ये मॉबिंग का एक उदाहरण है कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं या जिनको जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, एक आदमी को सिस्टम में हिट करते रहते हैं और उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स, डिस्टर्बिंग इन स्पीच, यदि कोई बॉस बोल रहा है या आप मीटिंग में बोल रहे हैं तो बार बार कुछ लोग उसको एक कोने से आवाज लगाएंगे, दूसरे कोने से उसे सपोर्ट करेंगे, उसकी बुलिंग कर देंगे। लाउड रेप्रामेंट, अनओपिनियन में कि हम तुमसे सहमत नहीं है, कितनी भी अच्छी वो सलाह दे बट पीपल विल नॉट एक्सेप्ट दैट ओपिनियन। तीसरा, शाउटिंग, कि नहीं नहीं यार क्या बात कर रहे हो, ये फालतू की बात है। तो ये मीटिंग में, जो बोर्ड मीटिंग्स तक में देखने को मिल जाता है। लिमिटेड एबिलिटी और एक्सप्रेस ओन वर्ड्स, क्रिटिसिज्म ऑफ समबडीज वर्क, दूसरे के काम की हमेशा क्रिटिसाइज करते रहना, कमी निकालते रहना। पुटिंग गॉसिप अराउंड, मीटिंग में गॉसिप करना या शो फ्लोर पर गॉसिप अलाव करना। स्कॉफ एट पॉलिटिकल एंड रिलीजन व्यूज, ये आज की डेट में बहुत बढ़ गया है। आप यदि एक पर्टिकुलर विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब करने में मुश्किल हो रही है। इसीलिए इसका भी ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। गिविंग परफॉर्मेंस विच आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर समबडीज क्वालिफिकेशन, किसी को ऐसा काम देना जिसको वो कर ही नहीं कर सकते, जानबूझ करके उसको परफॉर्मेंस को घटाना, उसका ऐसी जगह ट्रांसफर कर देना जहां ना तो उसकी कॉम्पिटेंसी है ना उसकी स्किल सेट है, तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली माइनस में जाएगी। 2 बार उसको यदि इंक्रीमेंट नहीं मिले या उसकी परफॉर्मेंस लोअर में चली गई तो वह स्वयं ही नॉन परफॉर्मर्स में डिक्लेयर करके बाहर कर दिया जाता है या वह स्वयं रिजाइन करके चला जाता है। फोर्स टू वर्क ओवर आवर्स, जबरदस्ती किसी से अधिक घंटे काम लेना, ये कुछ एग्जाम्पल है और ये कॉरपोरेट में बड़े स्पष्ट नजर आते हैं। इसलिए इनसे आपको बचने का तरीका आना जरूरी है। आगे, मॉबिंग कैन लीड टू, मॉबिंग से क्या हो सकता है? फिजिकल हेल्थ डैमेज, कई बार हाथापाई होती है तो फिजिकली बहुत नुकसान हो जाता है, चोट लग जाती है। विलिंग टू लीव जॉब, लोग जॉब छोड़ जाते हैं। प्रॉब्लम एट होम, लोग यहां तक पहुंच जाते हैं कि लोगों का घर में रहना मुश्किल हो जाता है, लोग सुसाइड करते हैं। हैविंग ए ब्रेक डाउन, उनकी लाइफ में या तो सोशली इमोशनली ब्रेक डाउन आ जाते हैं या वो परेशान रहने लगते हैं। कुछ एग्जाम्पल थे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हाउ टू स्टॉप मॉबिंग एट वर्क प्लेस, इनको कैसे रोका जा सकता है, ये बहुत जरूरी है जानना। नंबर 1, फर्स्ट, द एम्प्लॉयर शुड be aware of the nature of mobbing and its effect on employees at all levels। सबसे पहले तो आपके नियोक्ता को यह पता होना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशंस में यह बैड सिस्टम या मॉबिंग काम कर रही है और ये एक लेवल पर नहीं होती, ये सारे लेवल्स पर होती है, तो इसको कैसे रोका जाए। उसके लिए क्या करना है? ही मस्ट हैव गुड सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम को इंप्रूवमेंट कीजिए, सब में यूनिफॉर्मिटी लाइए। फॉर द मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑल लेवल्स एंड फॉर टाइमली कंसल्टेशन एंड एक्शन विदाउट द नीड टू वेट, इसमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को इमीडिएटली, जिसको निप इन द बड कहते हैं, शुरू होते ही खत्म करना आवश्यक है। और ये एम्प्लॉय की कंप्लेंट से शुरू होने लगते हैं शुरू में, तो आप जितना भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जितना कंप्लेंट लेवल कम होगा उतनी वर्क कल्चर अच्छी होगी और जितना कंप्लेंट लेवल हाई होगा उतनी टॉक्सिक कल्चर होगी। ये सीधा सीधा पैमाना है। दूसरा, टॉक टू द बॉस, आप अपने बॉस से, चाहे आप किसी भी लेवल पर है, बॉस से बात कीजिए कि दिस इज द प्रॉब्लम और दीज आर द पीपल। If boss will support you, then you can get rid of. If boss is also part of that process, then it is very difficult. और दूसरा, go to the court, यदि पास डेटा स्ट्रॉन्ग है और आपके पास भी टीम है, you can prove, then you go to the court.
लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर में देखने को नहीं मिलता। कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में इसके नज़ारे देखने को आते हैं। अब बात करते हैं वर्कहोलिक। यह समस्या व्यक्तिगत है। आदमी या पर्सन स्वयं ही वर्कहोलिक बनता है। उसको अपनी ग्रोथ की सदैव चिंता रहती है। वह वास्तविक नहीं, रियलिस्टिक नहीं होती, अनरियलिस्टिक होती है, लेकिन वह इतना काम करके आगे बढ़ना चाहता है कि वह अपने घर की और कामों को, जिसे वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, उसे भूल जाता है और वर्कहोलिक हो जाता है, और उसके रिलेशन बहुत तरीके से अपने ही लोगों से खराब हो जाते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, वर्कहोलिक्स विल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव एट वर्क। वो ज़्यादातर काम में अपना समय व्यतीत करते हैं, और टेकिंग वर्क होम विद देम। कुछ लोग तो फाइलें अपनी ब्रीफ केस में भरकर घर ले जाते हैं। दे विल ऑफन हैव लिटिल टाइम फॉर पर्सनल लाइफ। उनकी अपनी व्यक्तिगत जीवन की जो लाइफ है, व्यक्तिगत लाइफ है, वो बहुत छोटी बचती है। कोई हॉबी नहीं रह जाती है, कोई शौक नहीं रह जाता है, रिलैक्सेशन का समय नहीं होता है। रात दिन वो काम की धुन में खुद भी और घर वालों को भी दुखी रखते हैं। ये उनका बिहेवियर से स्पष्ट नजर आता है। उनके लिए काम के अलावा कुछ नहीं होता है। वी कैन से ए पर्सन एज वर्कहोलिक इज व्हेन, जब आप ये सिम्टम्स उसमें नजर आने लगे तो मानिए कि वो वर्कहोलिक हो गया है। सबसे पहला, ए पर्सन टेक वर्क्स विद हिम। यदि काम को वह घर ले जाने लगे और घर के समय में भी वह काम में भी, छुट्टियों के समय में भी, वीकेंड में भी या हॉलीडेज में भी काम में ही लगा रहे, ये पहला वर्कहोलिक की निशानी है। दूसरा, द ओनली एक्टिविटी दैट ही लाइक टू एंड टॉक अबाउट देयर वर्क। दूसरा, वह अपने काम के बारे में ही सुनना और बातें करना पसंद करता है और किसी पर फोकस नहीं करता। नंबर 3, वर्कहोलिक वर्क देन 40 आवर्स ए वीक। यदि वो 40 घंटे से ज्यादा एक वीक के काम में लगा देता है। वर्क्स मेक देम हैप्पियर देन एनीथिंग एल्स। उनका काम करते रहना ही उनको प्रसन्न रख सकता है। काम से निकले तो उनकी लाइफ में कुछ बचता नहीं है। प्ले टाइम इज ए बिग वेस्ट। खेलने का समय, शौक का समय, एंजॉय करने का समय उनके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाती है। देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स गिवन अप एक्सपेक्टिंग देम टू टाइम। उन लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए कोई समय नहीं होता है। मैं बहुत बिजी हूँ, एक सेंटेंस मुंह से निकलता है। मैनी वर्कहोलिक्स एट वर्क फाउंड एज एन एनर्जेटिक एंड कॉम्पिटिटिव पर्सन। बहुत सारे लोग काम पर तो बहुत एनर्जेटिक नजर आते हैं और काम से छूटते ही थक जाते हैं, बोर होने लगते हैं, अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करते हैं। वाइल एट होम दे आर लथार्जिक एंड डिप्रेस्ड। घर पे जाते हैं तो या तो आलसी की तरह लेटे रहते हैं या एक डिप्रेस आदमी की तरह बात करते हैं। दे बिलीव दैट इट इज ओके टू वर्क लॉन्ग आवर्स। उनको लंबे समय काम करना अच्छा लगता है और उसी की तारीफ करते हैं। मैनी वर्कहोलिक्स अफ्रेड दैट इफ दे डू नॉट वर्क हार्ड दे विल लूज देयर जॉब। उनके दिमाग में हमेशा या तो अपनी फेल्योर का या नौकरी जाने का खतरा बना रहता है, इसलिए भी वो ज्यादा काम करके उसको बचाना चाहते हैं। नॉर्मली दे फाउंड वरीड इवन व्हेन द थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल। वो जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है वो तब भी चिंतित नजर आते हैं कि अरे अभी तो ये काम पेंडिंग है, अभी तो ये और करना है, ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो अननेसेसरी की सब कुछ ठीक चलने के बाद भी वरी पालते हैं। दे गेट इरिटेटेड व्हेन पीपल आस्क देम टू स्टॉप डूइंग देयर वर्क। यदि कोई उनके काम में थोड़ी देर के लिए रुकावट बनता है या काम को स्टॉप करने के लिए बोलता है तो उनको गुस्सा आता है। दे डू नॉट केयर अबाउट देयर लॉन्ग आवर्स हर्ट देयर फैमिली। वो इस बात को कभी महसूस नहीं करते कि उनके ऑफिस में लंबे समय तक काम करते रहने से उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वो ऐसा महसूस नहीं करते, ना वो थ्योरी में बिलीव करते हैं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर वर्क वाइल ड्राइविंग। जब ड्राइव कर रहे होते हैं, जब वो सो रहे होते हैं
जब वो खाना खा रहे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। सम वर्कहोलिक हैव टेंडेंसी टू वर्क और रीड ड्यूरिंग मील्स। इवन खाते वक्त भी वो या तो पढ़ते रहते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं, कुछ ऑफिस लेटर पढ़ते हैं। मतलब खाना भी वो एक नॉर्मल आदमी की तरह नहीं खा सकते। ये उसके सिग्नल्स हैं। अब हम बात करते हैं सम टिप्स टू हेल्प यू स्टॉप बीइंग वर्कहोलिक। आपको वर्कहोलिक बनाने से क्या चीजें रोक सकती हैं या आपके वर्कहोलिक बनने से नियंत्रित कर सकती हैं। सबसे पहले सेट बाउंड्रीज। मुझे घर पर कोई काम नहीं लाना, पहली बाउंड्री बनाइए, जो करूंगा ऑफिस में करूंगा। दूसरा, मैं यदि 8 घंटे में काम नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी कॉम्पिटेंसी कौन सी लो है, उसे ठीक करूंगा। तो आप अपनी बाउंड्री बनाइए, अपनी लिमिट बनाइए, अपना दायरा ठीक कीजिए। डिस्कनेक्ट आफ्टर वर्क। काम करने के बाद काम की बात बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऑफिस के बाद नो ऑफिस टॉक। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आप एक स्तर की बात कीजिए, घटिया बातें, छोटी बातें या गॉसिप, पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, इन चीजों में मत फंसिए। माइंडफुलनेस में आध्यात्म की बात कीजिए, परोपकार की बात कीजिए, अपने विकास की, दुनिया के विकास की, सहयोग की, सद्भावना की बात कीजिए। चैरिटी सेलिब्रेट सीक हेल्प। जब दूसरों से मदद मिले तो उसे एंजॉय कीजिए, उसे प्रॉब्लम मत मानिए, एहसान मत मानिए। क्रिएट गोल्स। आप छोटे छोटे गोल बनाइए, उन्हें अचीव कीजिए, एंजॉय कीजिए। प्रैक्टिस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हम सीबीटी कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने अभी कॉग्निटिव बिहेवियर आपको बताए थे, यदि आपकी बॉडी में वो सिम्टम्स नजर आते हैं तो उनको दूर करने की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बात करते हैं बर्नआउट की। बर्नआउट हैपन्स व्हेन पीपल हु हैव प्रीवियसली बीन हाईली कमिटेड। पहले वो बहुत कमिटेड था, अपने जॉब को बहुत अच्छी तरीके से करता था, टू जॉब लूज ऑल इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। अब उसका ना तो अपने काम में इंटरेस्ट रहा है, ना कोई मोटिवेशन बचा है। सैडली दिस कैन स्पेल द एंड ऑफ सक्सेसफुल कैरियर। उसको लगता है कि मेरा तो कैरियर ही अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। जब कोई सबको स्वीकार करना पड़ता है कि हमेशा आपका ग्रोथ पाथ नहीं हो सकता, कभी तो प्लेटो आएगा, और आप प्लेटो को भी एंजॉय कीजिए। ये बर्नआउट का पहला। दूसरा, बर्नआउट इज ए स्टेट ऑफ इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉस्शन कॉज्ड बाय द एक्सेसिव एंड प्रोलोंग स्ट्रेस। यदि स्ट्रेस बहुत दिन से चला आ रहा है या आपने बहुत ज्यादा काम किया है, तब भी बर्नआउट आ जाता है। किन चीजों में? आपके इमोशंस में, आपके मेंटल थॉट प्रोसेस में, एंड फिजिकल, शारीरिक रूप से भी ये सारी चीजें थकावट में नजर आती हैं। तो ये बर्नआउट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं मेन रीजंस। बर्नआउट किन किन कारणों से होता है? नंबर 1, बैड मैनेजमेंट, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, अनफेयर कंपनसेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट एंड डिमांडिंग वर्क शेड्यूल। इन ये 5 बड़े कारण हैं। इसके अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं बर्नआउट के। अब हम बात करते हैं व्हाट कॉज द बर्नआउट। किन कारणों से पैदा होता है? फीलिंग लाइक यू हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर योर वर्क। आपका अपने काम से नियंत्रण या तो बहुत कम हो गया है या खत्म होने जा रहा है। आपका वर्क आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आप में फीलिंग आने लगती है। सबसे पहला है लैक ऑफ रिकॉग्निशन। मेरे काम की या मेरी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे कोई रिवार्ड नहीं मिलता है, तो आप में बर्नआउट आ जाता है। तीसरा है डूइंग वर्क दैट मोनोटोनस और अनचैलेंजिंग। आप उस तरह का काम करते रहते हैं जिसमें मोनोटोनी है, हमेशा एक रूपता बनी रहती है और कोई चैलेंज नहीं है, वो आपका काम है। वर्किंग इन क्योटिक एंड हाई प्रेशर एनवायरनमेंट, या तो जहां क्योटिक एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या हाई प्रेशर है, उसमें आप काम करते हैं तो बर्नआउट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वर्किंग टू मच विदाउट एनफ टाइम टू रिलैक्सिंग एंड सोशलाइजिंग। आप ना तो रिलैक्स के लिए कोई टाइम देते हैं, ना आप सोशल एक्टिविटीज में कोई भाग लेते हैं, इवन ऑफ डे में या हॉलीडेज में भी आप सोशलाइज नहीं होते हैं, तो आपका एक बर्नआउट का रीजन नजर आने लगता है। टेकिंग ऑन टू मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट
एनफ हेल्प फ्रॉम अदर्स। जब तक आपको दूसरों का सहयोग नहीं मिलेगा, आप डेलीगेट नहीं करेंगे, तो इतना सारा काम इकट्ठा कर लेते हैं जिसको आप अपने आप नहीं करते और आप में ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो डोंट टेक टू मच लोड। नॉट गेटिंग एनफ स्लीप, रात को सोना, आपको नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम हो गई है। एक है पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड। आप निराशावादी हो जाते हैं संसार के बारे में, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, तो आप में हर तरफ निराशावादिता नजर आती है। अब मैं बात करूंगा साइन ऑफ द बर्नआउट, क्या क्या नजर आते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, आप में कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। फीलिंग टायर्ड एंड ड्रेन्ड, हमेशा थके हुए और या अपने आप को पूरी तरह से एग्जॉस्ट मानते हैं। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, आप काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। फ्रीक्वेंट हेडेक्स, कभी पैरों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी कंधों में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, आपको हेडेक्स नजर आते हैं। डिक्रीज परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस घट जाती है। इंक्रीज इरिटेबिलिटी, गुस्सा आने लगता है, बढ़ जाता है। विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज, आप सारी जो सामाजिक कार्यकलाप है उनसे विड्रॉ कर जाते हैं। फिजिकल सिम्टम्स, आपकी बॉडी में दर्द, बहुत सारे और सारी चीजें नजर आने लगती हैं। तो ये इसके कुछ साइन हैं। अब हम बात करते हैं, यू मे बी ऑन द रोड टू बर्नआउट इफ नंबर 1, एवरी डे इज ए बैड डे। आप रोजाना मानते हैं, आप तो कहते हैं कि बैड डे तो कभी कभी आते हैं तो ठीक है, लेकिन जब ये मान लेते हैं कि मेरा तो हर दिन ही खराब है तो प्रॉब्लम होती है। दूसरा, केयरिंग अबाउट योर वर्क और होम लाइफ सीम लाइकली टू टोटल वेस्ट और एनर्जी। जब आप ये सोचते हैं कि आपका अपना काम या घर के जो काम है ना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, वेस्टेज ऑफ मनी है, तो आपका बर्नआउट स्पष्ट नजर आता है। यू आर एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम, हमेशा आप थके हुए, हारे हुए, एक कमजोर से नजर आते हो। द मेजॉरिटी ऑफ योर डे इज स्पेंट ऑन टास्क, यू फाइंड आइदर माइंड नंबलिंग, डल और ओवरवेलमिंग। आप दो तरीके के कामों में अपना दिन निकाल देते हैं, माइंड नंबलिंगली और दूसरा ओवरवेल्म्ड। चौथी समस्या है, यू फील लाइक नथिंग यू डू मेक ए डिफरेंस और इज एप्रिशिएटेड। तो ये आपके कुछ समस्याएं हैं। अब हम बात करते हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या इनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है। नंबर 1, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। सबसे पहले अपनी केयर को, अपनी रखरखाव को, अपनी सेहत को, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को, सोशल रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज दीजिए। डेवलप ए वर्क लाइफ बैलेंस, अपने जीवन में एक काम और घर के बीच, सामाजिक के बीच, मित्रों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच एक बैलेंस डेवलप कीजिए। सीक सपोर्ट, लोगों से सपोर्ट मांगिए। रिफ्रेम योर माइंडसेट, अपने नेगेटिविटी को कम कीजिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। तो अपने माइंड को रिफ्रेम कीजिए। फाइंड ए हॉबी, आप एक कोई ऐसा हॉबी ढूंढिए, कोई गेम हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई रीडिंग हो सकती है, कुछ रिलीजियस प्लेस हो सकते हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज हो सकती हैं जिससे आपको आनंद मिले। सेट बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं कीजिए कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो आपकी पर्सनल बाउंड्रीज, ऑफिशियल बाउंड्रीज सेट कीजिए। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ स्ट्रेस, उन चीजों में ढूंढिए कहां से आपको स्ट्रेस पैदा हो रहा है। टेक रेगुलर ब्रेक्स, आप हर 2 घंटे बाद उठिए, घूमिए, या वीक में 15 दिन में कहीं आउटिंग करने चले जाइए, तो रेगुलर ब्रेक लीजिए। इन चीजों से आप जो बर्नआउट है उससे बाहर आ सकते हैं। अब बात करते हैं एडवाइस फॉर एम्प्लॉयर्स। यदि आपके यहाँ स्ट्रेस, मॉबिंग और बर्नआउट की समस्या है तो उसके लिए कुछ एडवाइस है। फैक्टर्स टू कंसीडर इन रिलेशन टू वर्क रिलेटेड स्ट्रेस इंक्लूड, इन चीजों को फोकस कीजिए और दूर कीजिए। नंबर 1, द एटमॉस्फियर और द कल्चर इन योर वर्क प्लेस, हाउ स्ट्रेस इज व्यूड, कैसे देखा जाता है, लोग स्ट्रेस के बारे में कैसे सोचते हैं, इसकी जरा चर्चा कीजिए, समझिए
और ठीक कीजिए। दूसरा, द डिमांड दैट आर प्लेस्ड ऑन यू एंड द हैजार्ड यू आर एक्सपोज टू, दोनों को आप कैसे महसूस करते हैं एज एन एम्प्लॉइज, कैसे आप ठीक कर सकते हैं, आप इनको देखिएगा। तो आप सबसे पहले एटमॉस्फेयर को, फिर डिमांड को। तीसरा, हाउ मच कंट्रोल यू हैव इन हाउ डू यू डू योर जॉब, कितना कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ क्लियर यू आर ऑन व्हाट योर जॉब इज, आप अपनी जॉब के बारे में अपनी रोल क्लैरिटी कितनी है, कौन सा काम मेरा है, कौन सा काम मेरा नहीं है, मैं दुनिया भर के काम नहीं कर सकता। व्हाट सपोर्ट यू रिसीव फ्रॉम कोलीग्स एंड मैनेजर्स, आपको अपने मैनेजर से, अपने कुलीग से, अपने पीयर्स से क्या क्या सपोर्ट मिलती है, ये सब चीजें चेक कीजिए। नहीं मिलती है तो फिर प्रॉब्लम होगी। व्हाट ट्रेनिंग यू आर गिवन टू डू योर जॉब, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, तो आपको माइंड सेट बदलने के लिए, कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए, स्किल सेट डेवलप करने के लिए आपको कौन कौन सी नई ट्रेनिंग जो आज वर्तमान में जरूरी है, चाहे वो नए टूल्स एंड टैकल्स के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में कौन कौन सी ट्रेनिंग दी गई है, या कौन कौन सी आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग आपको दी गई है, इन पर फोकस कीजिए। ये सलाह मेरी एम्प्लॉय को है। दूसरी बात करते हैं, एक्शन दैट यू कैन टेक टू कीप सेफ फ्रॉम स्ट्रेस में इंक्लूड, आप क्या कर सकते हैं। आस्किंग फॉर मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन प्लानिंग योर ओन वर्क, जब अपने काम की प्लानिंग कर रहे हो तो आप ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के काम लीजिए ताकि आप चैलेंजिंग महसूस करें ना, एंजॉय करें। आस्किंग टू इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग अबाउट योर एरिया ऑफ वर्क, आप उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस कीजिए जिनमें आपका डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट बढ़े। टेकिंग टू योर मैनेजर एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव or other supportive colleagues if you think you are being harassed, आप अपनी टीम की, अपने पीयर्स की, अपने सहयोगी की मदद लीजिए। एंड कीप ए रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, उनकी एक डायरी बनाइए, एक्टिविटी डेट वाइज लिखिए, सो दैट यू कैन प्रूव एज एंड व्हेन दिस डेटा इज रिक्वायर्ड। टॉकिंग टू योर मैनेजर इफ योर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट क्लियर, यदि आपको लगता है कि मेरे को जॉब क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी नहीं है, तो अपने मैनेजर से बात कीजिए। आस्किंग फॉर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए मांग कीजिए और उसे ईमानदारी से पूरा कीजिए। टॉकिंग टू योर मैनेजर और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव टू योर बीइंग फील दैट यू कैन नॉट कोप, यदि आपको लगता है कि मैं इन चीज़ों को वर्तमान में कोप नहीं कर सकता हूँ, तो उनसे सलाह मांगिए, उनसे सपोर्ट मांगिए और अपने आप को इन चीज़ों से बचाने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ मैंने आपको आइडिया दिए हैं जो आपको काम आ सकता है, आपकी परिस्थिति में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवाइस टू एम्प्लॉयर्स, जो नियोक्ता गण है उनको क्या सलाह है। द चैरिटी मेंटेलिटी हैव प्रोड्यूस्ड, आप सबसे पहले अपनी मेंटेलिटी इस तरह की रखें कि कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज करें। ए टूल किट फॉर मेंटल हेल्थ प्रमोशन एट वर्क प्लेस, उसके लिए कुछ प्रोग्राम कराएं, कभी योगासन करा दें, कभी कुछ छोटी मोटी लाइट एक्सरसाइज, कभी कोई म्यूजिक और साउंड के साथ प्रोग्राम, इस तरह के कराएंगे। इस तो लोगों में आनंद बढ़ेगा, मोटिवेशन होगा, ये सब मोनोटोनी ब्रेक होगी, स्ट्रेस कम होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। The toolkit contains the following suggestions. Number 1, promoting the mental health and well-being of all staff by recognizing that all staff have mental health needs. सबसे पहले ये महसूस कीजिए, इस बात में विश्वास कीजिए कि सबको अपनी की मेंटल हेल्थ ठीक करने की आवश्यकता है, सबके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम डिजाइन करके मदद कीजिए। राइजिंग अवेयरनेस ऑन व्हाट पीपल कैन डू टू लुक आफ्टर देयर ओन एंड अदर्स मेंटल वेलबीइंग, वो अपने और दूसरों की वेलबीइंग कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर कुछ प्रोग्राम कीजिए। आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस, आप सर्वे के द्वारा, किसी कंसल्टेंट के द्वारा, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने यहाँ सर्वे कराइए, स्टडी कराइए और ये पता कीजिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं और उनके वर्क प्लेस को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, उन पर काम कीजिए। दूसरा,
ऑफरिंग असिस्टेंस, एडवाइज एंड सपोर्ट, लोगों को मदद कीजिए, सलाह दीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। दिस शुड इंक्लूड, क्या क्या होना चाहिए? बिल्डिंग ए वर्क कल्चर इन विच मेंटल हेल्थ इश्यूज आर नॉट टैबू, जो मेंटल हेल्थ के इशू हैं वो इसमें टैबू की तरह काम न करें, उनसे बाहर निकल जाएं। दूसरा, प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑप्शंस विच आर कॉन्फिडेंशियल एंड नॉन स्टिग्मेटिंग, जो लोगों को कॉन्फिडेंशियल हों, बिल्कुल किसी को पता ना चले कि किसकी मदद किस रास्ते से की गई है और किस तरह से वो स्टिग्मा ना बन जाए, उनके ऊपर ब्रांड की तरह ना चिपक जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस शुड बी रिव्यूड, आपको अपने कार्य की जो प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स हैं, पॉलिसीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टाइम टू टाइम पर उन्हें चेक कीजिए, उन्हें रीफ्रेम कीजिए, रीडिज़ाइन कीजिए, रीडेवलप कीजिए और उन्हें जितना भी एम्प्लॉय फ्रेंडली हो सकती है उन्हें बनाइए, उनकी अवेयरनेस डेवलप कीजिए टू एंश्योर दैट द स्टाफ विद एन हिस्ट्री और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर नॉट एक्सक्लूडेड। किसी तरह की भी कोई मेंटल हेल्थ का इशू ना तो पहले कभी इतिहास में हुआ हो ना आगे हो, उन चीज़ों को आप फोकस कीजिए। तो आप अपने इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और अंत में मैं समअप करते वक्त, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, पहले ही बहुत टाइम हो चुका है, इट माइट सरप्राइज सम एम्प्लॉयज दैट ए स्टाफ मेंबर हु हैज एक्सपीरियंस मेंटल इलनेस, जो इस मानसिक दुर्घटनाओं से, बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है, वह आपकी असेट्स भी हो सकता है। जिसको डिप्रेशन हो चुका है वो उसके बगैर आपका बिजनेस भी सफर कर सकता है। तो आप इन चीज़ों को समझिए और उनके लिए कुछ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी असेट्स है यदि वो चली गई तो फिर आपको क्या होगा, उसकी जगह नई असेट्स पैदा करने के लिए आपको कितना मनी, टाइम एंड एफर्ट लगाने होंगे, तब आप उसको डेवलप कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को वक्त रहते पहचानिए, उनको ट्रीटमेंट कीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए, मदद कीजिए, टॉक्सिक वर्क कल्चर को रिमूव कीजिए, हाईली इफेक्टिव कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट डेवलप कीजिए, सपोर्ट दीजिए और सपोर्ट लीजिए और किसी भी प्रॉब्लम को ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड मत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम बात करते हैं कि यदि हम ये सब काम करेंगे तो हमारे यहाँ ना तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, ना मॉबिंग का इशू होगा, ना ही वर्कहोलिक लोग पैदा होंगे और एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनने से बच जाएगा। और यदि हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लोग भी हैप्पी होंगे और हमारी अल्टीमेटली बॉटम लाइन भी इंक्रीज होगी। आपको यदि इसके अतिरिक्त कुछ पूछना है तो आप हमें वीडियो पर लिख सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, अन्यथा आपका पेशेंसली हमें सुनने का और अपना ध्यान इधर आकर्षित करने का, इस बात को समझने का कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आज की डेट में बहुत मेजर प्रॉब्लम बन गई है, 90% लोग इसे महसूस करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।